नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुप्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 22 अक्टूबर और आज की क्लास में हम 22 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेशन को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सेशन का बेनिफिट ले सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली इसी टाइम आप लोग के सामने करंट अफेयर्स की क्लास में उपस्थित होंगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज का सबसे पहला हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि हाल ही में उच्च शिक्षा परिषद की पहली बैठक, ठीक है, पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई। ठीक है, पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई। देखिए हमारे सामने ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, गुजरात, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। ठीक है, जम्मू कश्मीर में उच्च शिक्षा परिषद की पहली बैठक का आयोजन किया गया। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या व्याख्या दिया गया और यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उच्च शिक्षा परिषद की पहली बैठक जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई और जब बैठक है तो इसकी अध्यक्षता भी कोई करेगा। और जो पहली बैठक की गई है इसकी अध्यक्षता जो है वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है यानी कि मनोज सिन्हा जी के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई। इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा किया गया, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो कॉलेज है, जो विश्वविद्यालय है, उनमें किस तरीके से जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के तंत्र में जवाबदेहिता पे किस तरीके से सुधार लाया जाए या किस तरीके से इसका क्रियान्वयन किया जाए, इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया गया। अगर बच्चा हम जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी, तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो बनाया गया है, ये वर्ष 2017 में इसरो के जो पूर्व चेयरमैन थे, जिनका नाम है के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2020 को बनाया गया है। और ये ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद की तीसरी शिक्षा नीति है। सबसे पहले जो शिक्षा नीति आई थी स्वतंत्रता के बाद, वो आई थी 1968 में, फिर उसके बाद जो आई थी वो आई थी 1986 में, और फिर उसके बाद वर्ष 2020 में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, तीसरी है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्योंकि हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर जो कभी राज्य हुआ करता था, वर्ष 2019 में 31 अक्टूबर 2019 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दो केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था, एक आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा आपका लद्दाख। ठीक है, 31 अक्टूबर को ही क्यों किया गया था, आप मुझे बताइए कि 31 अक्टूबर का दिन किस लिए जाना जाता है और वो किस महान पुरुष के नाम से 31 अक्टूबर का दिवस जो है वो मनाया जाता है, आप मुझे बताएं। बाकी हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, जिसकी दो राजधानी हमें देखने को मिलती है। पहली तो आपकी श्रीनगर, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी, गर्मियों में आप जाएंगे घूमने जम्मू कश्मीर में तो उस समय श्रीनगर है। अगर शीतकालीन जो राजधानी है वो है जम्मू। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, न जो है उस पर नहीं टाइप नहीं किया गया। यहाँ के जो वर्तमान उपराज्यपाल हैं वो है मनोज सिन्हा। और अगर संसदीय क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 4 हैं और लोकसभा की जो सीटें हैं वो है 5 हैं। अब जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, आजकल के एग्जाम के पैटर्न में संसदीय क्षेत्र यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की भी सीटें पूछ रहे हैं। कुछ आपको राज्य दे देंगे और फिर उनके सामने लोकसभा सीटें दे देंगे, मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके सामने स्क्रीन पे इंडिया का मैप खुला हुआ है, जिसके उत्तर में यानी शीर्ष पे देखेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर दिखाई देगा, जो कि कहाँ पे है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर। ठीक है, और इसी से अलग हुआ लद्दाख। जम्मू कश्मीर की सीमा की बात करें तो इसका एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लद्दाख से सीमा लग रही है। बाकी देखा जाए 2 राज्य यानी कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब से अपनी सीमा को साझा करता है। और बात करते हैं पाकिस्तान से, जो कि इसकी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान। और यहाँ पे हम बात करते हैं अब जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान है और रामसर स्थल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम चूंकि बात करें झील की जम्मू कश्मीर में,
तो यहाँ पे हमें सबसे पहली जो झील देखने को मिल रही है वो है डल झील, जो कि श्रीनगर में। दूसरी झील की बात किया जाए दोस्तों तो वो है वुलर झील, जो कि वो भी श्रीनगर में। देखिए श्रीनगर को किस सम्राट ने, किस शासक ने बसाया था? तो अशोक ने, जो कि मौर्य वंश का शासक था, उसी के द्वारा श्रीनगर को बसाया गया था। अगली झील की बात करें दोस्तों तो ये है मनसबल झील, जो कि वो भी श्रीनगर में। और जो लास्ट झील हमें देखने को मिल रही है वो है नागिन झील, जो कि ये भी श्रीनगर में। राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों बात किया जाए तो यहाँ पे देखा जाए जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है डचिकम राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा देखा जाए सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। देखिए एक डॉक्टर सलीम अली पक्षी उद्यान भी है, जो कि गोवा में। और यहाँ पे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। और अगला है काचीनाग नेशनल पार्क, जो कि जम्मू कश्मीर में। रामसर स्थल मोस्ट इंपॉर्टेंट। रामसर स्थल से रिलेटेड मैंने देखिए अभी हाल फिलहाल में जो भारत में 75 रामसर स्थल है, ठीक है, इसकी वीडियो मैंने बनाई है और काफी इंपॉर्टेंट है। रामसर स्थल से रिलेटेड बार बार प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जम्मू कश्मीर के कौन कौन से रामसर स्थल है। तो हमें देखने को मिला 1990 में वुलर झील को रामसर स्थल घोषित किया गया था। उसके बाद 2005 में देखा जाए तो होकेरा आर्द्र भूमि को रामसर स्थल, फिर उसके 2005 में एक और सूरीसर और मानसर झील को भी किया गया था। इंपॉर्टेंट हमारे लिए अभी रिसेंट में यानी कि अगस्त में जो 21 रामसर स्थल जो घोषित किए गए थे, आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल घोषित किए गए थे, उसमें भी जम्मू कश्मीर की भी कुछ झीलें हैं, कुछ जो है कंजर्वेशन रिजर्व है, जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया था। जिसमें देखा जाए हाईगम वेटलैंड है, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है। और दूसरा देखा जाए सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हाल फिलहाल में ही रामसर स्थल घोषित किया गया है, इसलिए इसको स्टार्ट कर लीजिए। बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के आपके नेक्स्ट एग्जाम में। आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है? देखिए गिद्धों की आबादी जिस तरीके से कम होती जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने स्तर पे प्रयास कर रही है। अभी हाल फिलहाल में किस राज्य ने देखा जाए गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल गठित किया है? देखिए विकल्प क्या दिया हुआ है, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। गिद्ध हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर इनकी आबादी इसी तरीके से कम हुई तो ये हमारे पर्यावरण का बहुत ज्यादा हानि होगी। इसी सबके लिए गिद्धों का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ तमिलनाडु सरकार ने जिस तरीके से राज्य में जो गिद्धों के जो विलुप्त हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके संरक्षण के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। ये जो समिति है देखिए क्या क्या कार्य करेगी। अगर कोई गिद्ध घायल हो जा रहा है या बीमार हो जा रहा है तो उनके बचाव के लिए केंद्र बनाएगी। इतना ही नहीं, उनकी आबादी को बढ़ाने के लिए अब जो है गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना करेगी। और गिद्धों के संरक्षण के लिए क्या क्या कार्य किया जा सकता है, इस कार्य योजना को भी तैयार करने का कार्य यह समिति करेगी। अगर हम गिद्धों की बात करें कि गिद्धों की कितनी प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, तो IUCN के हिसाब से गिद्धों की 9 प्रजातियां जो है वो भारत में पाई जाती है, जिसमें से 4 प्रजातियां हमें तमिलनाडु में देखने को मिलती है। और ये 4 प्रजातियां देखिए कौन कौन सी हैं। एक है सफेद पीठ वाला गिद्ध है, दूसरा देखा जाए लंबी चो जिसे हम लॉन्ग वाइल्ड के नाम से जानते हैं वाले गिद्ध है, तीसरा देखा जाए लाल सिर वाले गिद्ध है जिनके सिर लाल होते हैं, और फिर मिस्र के गिद्ध हैं, ये जो है तमिलनाडु में पाए जाते हैं। बाकी शेष जो अन्य 5 प्रजातियां उनके बारे में भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए जो 5वीं प्रजाति है वो है सलेंडर वाइल्ड गिद्ध, फिर हिमालय गिद्ध, यूरेशियन ग्रिफॉन, और उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है बिहर्डेड गिद्ध और फिर टेनेरियस गिद्ध। ये सब जो है भारत में पाई जाती है। ये गिद्ध की प्रजातियां 9 प्रजातियां। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति जो है ये भारत में पाई जाती है, आप ध्यान रखिएगा। अगर हम गिद्धों की जो आबादी है इसमें अगर देखा जाए गिद्धों की आबादी या गिद्ध जो है किस वजह से इनकी आबादी कम हो रही है, इनके महत्वपूर्ण कारणों पे देखें तो सबसे जो हमें इंपॉर्टेंट कारण देखने को मिलता है, सबसे मेन चीज तो देखिए इनका बहुत बड़े पैमाने पे अवैध शिकार किया जाता है। दूसरा, अगर इनके बीच में कोई महामारी कोई बीमारी फैल जाती है तो उसके वजह से भी इनकी बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु हो जाती है। अगला देखा जाए तो अगर इनके देखा जाए इनके अगर जो इनका निवास स्थान होता है जहां पे ये रहते हैं, अगर उसका विनाश हो जाए तो भी गिद्धों की संख्या में जो है गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन हाल फिलहाल में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण देखने को मिला है वो देखिए जो सबसे प्रमुख कारण है वो है डिक्लोफेनेक। ये एक देखा जाए दर्द निवारक जो है मवेशी जो होते हैं, मवेशियों के उपचार के लिए ये एक दर्द निवारक पेन किलर होती है, उसका इस्तेमाल ये करते हैं। एक तरीके से एक पेन किलर होती है, इसका जो है मनुष्य भी इस्तेमाल करते हैं और ये जानवरों को भी दिया जाता है। लेकिन जानवर जब इसका इस्तेमाल करते थे और जब वो जानवर
कि मृत्यु होती थी और गिद्ध जब उनको खाते थे तो उनको खाने के बाद ये जो है ये दवा गिद्ध के शरीर में चली जाती थी और ये दवा गिद्ध की किडनी को प्रभावित करती थी, जिसकी वजह से गिद्ध की क्या होती थी दोस्तों, मृत्यु हो जाती थी। इन सबको ध्यान में रखते हुए वर्ष 2006 में, ठीक है ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा के क्षेत्र में इस दवा को यानी कि डिक्लोफिनेक को इस्तेमाल करने से रोक लगा दिया था। लेकिन फिर भी अभी भी इसका इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है, किन्हीं किन्हीं दूसरे दूसरे रूपों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस डिक्लोफिनेक के कारण, जो कि ध्यान रखिएगा किसको प्रभावित करती है, किडनी को, गिद्ध की किडनी को, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इस मेडिसिन की वजह से जो है बहुत बड़ी संख्या में गिद्धों की आबादी में गिरावट देखने को मिला है, ठीक है। तो इन सब चीजों को मतलब ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार हर कोई प्रयास कर रहा है कि गिद्धों को संरक्षित किया जाए, इनकी आबादी को बढ़ाया जाए, ठीक है। और इसीलिए तमिलनाडु की सरकार ने एक पैनल का गठन किया है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है। मिशन लाइफ, ठीक है ध्यान रखिएगा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर देते रहा करिए, आप लोग आंसर नहीं देते हैं, और हाँ सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए और आंसर देते रहिए, ठीक है। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात, ठीक है। गुजरात राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है। और अगर हम इस मिशन के बारे में बात करें, जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन का जो विनाशकारी परिणाम देखने को मिल रहा है, इस विनाशकारी परिणाम से पृथ्वी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तर पे बहुत सारी सरकारें और देखा जाए राष्ट्र स्तर पे भी सरकारें अपना प्रयास कर रही हैं कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन के जो विनाशकारी परिणाम है उससे पृथ्वी को बचाया जा सके। और जैसा कि आप जानते हैं इस समय भारत के दौरे पर कौन आए बच्चे, ये आए हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। ये इस समय भारत के दौरे पर आए हैं और इन्हीं की उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के, ठीक है, केवड़िया के एकता नगर में स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है, ठीक है। कहां से, केवड़िया के एकता नगर में स्टैचू ऑफ यूनिटी से। अगर हम इस मिशन लाइफ की बात करें तो इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जब वर्ष 2021 में ग्लासगो वो गए थे, किस लिए, COP26 जब जलवायु शिखर सम्मेलन 26 हुआ था ग्लासगो में, उसी दौरान इस मिशन को उन्होंने लॉन्च किया था। और इस मिशन का उद्देश्य देखिए क्या है कि व्यक्तिगत स्तर पर और सामुदायिक स्तर पर छोटे बड़े कार्यों को लागू करके जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मुकाबला करना, यानी कि जो भी है जलवायु परिवर्तन एक तरीके से अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए जिससे कि ये जो जलवायु परिवर्तन है उसके प्रभाव से मुकाबला किया जा सके। अगर हम लाइफ के फुल फॉर्म को देखें कि मिशन लाइफ जो है उसमें लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी कि अपनी जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल बदलना, ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल जो है अपने व्यवहार को लाना जिससे कि जो जलवायु परिवर्तन का विनाशकारी प्रभाव है उसको कम किया जा सके। इस मिशन के माध्यम से देखिए क्या किया जाएगा कि ऊर्जा के क्षेत्र में उन तरीकों को अधिक ध्यान दिया जाएगा जिससे कि कार्बन का उत्सर्जन कम किया जा सके। देखिए कार्बन का उत्सर्जन जो है जलवायु परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसके उत्सर्जन को बहुत तरीके से, जिस तरीके जैसे कि हम लोगों को अपने जीवन शैली में किस तरीके का परिवर्तन लाना चाहिए, सबसे पहले तो हमें अपने आसपास बहुत सारे वृक्ष यानी कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। दूसरा देखा जाए कि जो हम लोग जो सोलर, ठीक है, सोलर पैनल का इस्तेमाल करना चाहिए, विंड पैनल का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो है जो नेचुरल जो गैस होती है उनका इस्तेमाल करना चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जो हमारे पर्यावरण को हानि ना पहुंचाते, जैसे कि जो गाड़ी में जो पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता है उसकी जगह पे CNG का इस्तेमाल किया जाए तो इससे क्या है हमारे पर्यावरण को जो हानि हो रही है उस क्षति से अपनी पृथ्वी को बचाया जा सकता है। तो एक तरीके से अपने जीवन शैली में बदलाव ला करके पर्यावरण के जो है यानी कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल, यानी जो ये जो प्रभाव हो रहा है जलवायु परिवर्तन का, इन सब से उससे अपनी पृथ्वी को बचाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आपसे यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज देखा कि COP26 जिसका आयोजन वर्ष 2021 में ग्लासगो में हुआ था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि COP27 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन का शिखर सम्मेलन 27 किस देश में आयोजित किया जाएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए।
आते हैं अगले प्रश्न पे। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने निहंशु सेक के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग की मांग करते हुए आवेदन किया है? तो देखिए ये कंट्री है और जहां पे एक मादक एक तरीके से ये पदार्थ है, पेय पदार्थ है निहंशु सेक, उसके लिए इन्होंने जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की मांग किया है। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान या फिर जापान? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा जापान। ठीक है, जापान जो है ये पहली बार, ठीक है, पहली बार जापान ने किसी पदार्थ के लिए भौगोलिक संकेत टैग की मांग की है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तस्वीर देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे। इस निहंशु यानी कि जापानी शेक की जो है तस्वीर आपके सामने लगी हुई है और इसी के लिए नई दिल्ली में जो जापान का दूतावास है वहां से निहंशु जापानी शेक के लिए जीआई टैग की मांग को करते हुए आवेदन किया गया। और ध्यान रखिएगा ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी भी उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेत के लिए आवेदन किया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जब भी कोई वस्तु, देखिए जीआई टैग किसी भी वस्तु के लिए लिया जाता है कि जब तब दिया जाता है जब वह वस्तु या उत्पाद किसी क्षेत्र की विशेषता को दर्शाता हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी कोई वस्तु किसी खास जगह पर बनती है तो वह वस्तु उस क्षेत्र के लिए पहचानी जाती है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो वो एक तरीके से जब भी किसी वस्तु को हम जीआई टैग देते हैं तो वो उस क्षेत्र की खास विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें निहंशु की तो ये चावल के किण्वन से बने एक विशेष और मूल्यवान पेय पदार्थ होता है। ठीक है, ज्यादातर जापान में जो है इसका पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि त्योहारों में, शादियों में या फिर किसी अंत्येष्टि में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जो विशेष अवसर होते हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो इस पेय पदार्थ का जो है दैनिक यानी कि आम जीवन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करते हैं जीआई टैग की तो भारत में जो जीआई टैग देने के लिए भारत संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? ये दिसंबर 1999 में किया गया था। ठीक है, किसी भी वस्तु के संरक्षण और रजिस्ट्रेशन के लिए। और इस अधिनियम का नाम क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। और इस अधिनियम को यानी कि इस एक्ट को जो लागू किया गया वो 2003 में लागू किया गया। और इस एक्ट के बाद जो है भारत में जो पहला वस्तु था जिसे जीआई टैग मिला वो था वर्ष 2004 में यानी कि 2004 में दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात कर लेंगे इस वर्ष कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों को, कुछ महत्वपूर्ण उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसमें आपके सामने ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक चार्ट बना हुआ है। इसमें हमें एक तरफ उत्पाद देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ उत्पाद किस राज्य से संबंधित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें जो है एग्जाम में पूछी जाती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमें इस चार्ट में देखने को मिल रहा है वो है इडुमिश्मी टेक्सटाइल, जो कि किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। वहीं पे हम देखते हैं कड़ांगी साड़ी जो कि तमिलनाडु से है। अगला जो है कंधमाल हल्दी, ये पूछा भी गया है एग्जाम में, उड़ीसा से। काची नेमू असम से है। ठीक है, कोडाइकल नाग मलाई कुडू जो कि ये भी तमिलनाडु से, माफ करिएगा। खोला मिर्च जो कि गोवा से है। तिरु सुपारी ये भी पूछी गई, केरल से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछा गया। पलानी पंचमुथम जो कि तमिलनाडु से है। और अंतिम देखने को मिल रहा है पांडम। ठीक है, पांडम जो कि ये मिजोरम का एक उत्पाद है। अगर देखिए आपके सामने जो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ इंडिया का एक पिक्चर लगी हुई है। इसकी देखिए टैगलाइन क्या है? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि अतुल्य भारत की अमूल्य निधि किससे संबंधित है? तो जीआई टैग से संबंधित है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि वर्तमान में किस देश के पास सर्वाधिक जीआई टैग है। ठीक है, कौन सा ऐसा देश है जिसके पास सर्वाधिक जीआई टैग है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उफ क्रिस्टशन किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? फ्रांस, स्वीडन, इटली या फिर जर्मनी। इसका करेक्ट आंसर है स्वीडन। ठीक है, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री क्रिस्टशन चुने गए हैं। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए क्रिस्टशन की आपको तस्वीर देखने को मिल सकती है, स्क्रीन पे है। ठीक है, और जो स्वीडन की संसद ने कंजर्वेटिव मॉडरेट पार्टी, ये कंजर्वेटिव मॉडरेट पार्टी से है क्रिस्टशन, और इनको जो है स्वीडन का नया प्रधानमंत्री चुना गया। चूंकि इनकी बात करें इन्होंने कितने मत पाए हैं तो 176 में इन्होंने 173 मत पाए, काफी भारी मत से जो है ये स्वीडन के प्रधानमंत्री बने। और इन्होंने किसका स्थान लिया, ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आपके लिए, तो इन्होंने मैग्डलेना एंडरसन का स्थान लिया, ध्यान रखिएगा। अब चूंकि हम बात करें स्वीडन की तो स्वीडन का देखिए आपके सामने मैप खुला हुआ है। और स्वीडन की कैपिटल की बात किया जाए दोस्तों तो ये स्वीडन का जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोम।
और यहाँ की जो करेंसी है वह स्वीडिश क्रोना, और वर्तमान में यहाँ के जो राजा है वो कार्ल गुस्ताफ आक है, जो है यहाँ के राजा हैं। और जैसा कि आपके सामने स्वीडन का देख रहे हैं, यहाँ पे नॉर्वेजियन सी है और यहाँ पे स्वीडन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल बीच में हमें स्वीडन देखने को मिल रहा है। और स्वीडन जिसकी कैपिटल हम लोगों ने क्या देखी दोस्तों, ये है इसकी तरफ जो कि स्टॉकहोम है, और ये किस सी से लगा हुआ है, बाल्टिक सी से लगा हुआ है। ठीक है, बाल्टिक सी से ये लगा हुआ है इसका कैपिटल। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे गल्फ देखने को मिल रहा है, गल्फ ऑफ बोथनिया। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि गल्फ ऑफ बोथनिया जो है वो किन देशों के बीच में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा स्वीडन और फिनलैंड के बीच में स्थित है। स्वीडन जिसकी भौगोलिक सीमा नॉर्वे और फिनलैंड से लगती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा आज का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया गया? तो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया गया? दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो गुजरात है। गुजरात में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में बहुत सारी चीजों का इन्होंने अनावरण किया, बहुत सारी चीजों का इन्होंने शुरुआत किया, जिसमें से हमें एक देखने को मिलता है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। इन्होंने गुजरात के, ठीक है, स्थान का नाम है जिसका नाम है त्रिमंदिर। त्रिमंदिर अडालज में उत्कृष्ट मिशन स्कूल हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा हिंदी में क्या कहेंगे, उत्कृष्ट मिशन स्कूल, यानी कि मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। और ये जो मिशन है वो किसके द्वारा जो है आंशिक रूप से वित्त पोषित है, किस संस्था के द्वारा? तो विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, तो विश्व बैंक के द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आंशिक रूप से वित्त पोषित परियोजना है। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? जितने भी गुजरात राज्य में जो शिक्षा है, शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना इस मिशन का उद्देश्य है। इस मिशन में जो आने वाले खर्च है, यानी कि जो खर्च की परिकल्पना की गई है, वो लगभग देखा जाए कुल 10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ इसकी परिकल्पना की गई। इस मिशन में देखिए क्या किया जाएगा, जितने भी स्कूल हैं उनकी जो कक्षाओं को नए तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, स्मार्ट कक्षाओं में तब्दील किया जाएगा, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल आज आप देख ही रहे हैं, जो हम कंप्यूटर की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, सारी चीजें सब कुछ ऑनलाइन होना, इस टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो रहा है, इसलिए कंप्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। राज्य में स्कूलों के बुनियादी ढांचे के समग्र आधुनिकीकरण से शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। जितना भी ढांचा है उसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। ये सब जो है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा है? देखिए स्थान भी पूछ सकता है, अंक भी, इसको अंक भी कि क्या अंक मिले हैं, तो 51, 55, 60 या फिर 65। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 51, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है। फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 51 अंक मिले हैं। और ये जो इंडेक्स है वो जारी किया जाता है फ्रीडम हाउस के द्वारा, जो कि अमेरिका सरकार के द्वारा जो वित्त पोषित एक एनजीओ है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस, इसी के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। और इसमें यह बताया गया है कि जब से भारत में जो डिजिटल विभाजन को बंद किया गया है, उस बंद करने की पहल के बाद देखा जाए समग्र रैंकिंग में जो भारत की स्वतंत्रता स्कोर जो है वो काफी बड़ा है। इंटरनेट स्वतंत्रता स्कोर कितना हो गया? वो 49 से बढ़कर के कितना हो गया दोस्तों? 51 हो गया है। ठीक है, 51 हो गया है, क्योंकि बस 2021 में यानी कि 2021 में जो फ्रीडम इंडेक्स में भारत का जो रैंक थी इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स में अंक था वो 49 था, जो कि अभी बढ़ करके काफी इसमें बताया जा रहा अंक काफी अच्छे इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, तो फ्रीडम हाउस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित एनजीओ है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा ऐप लॉन्च किया गया है? संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए महाराष्ट्र, केरल, गोवा या फिर कर्नाटक? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? गोवा। ठीक है, गोवा में संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा ऐप लॉन्च किया गया। आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो गोवा सरकार ने देखा जाए एक ऐप लॉन्च किया, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसने संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और इस एप्लीकेशन का नाम देखिए क्या होगा? गोवा टैक्सी। ठीक है, इसे लॉन्च करने की घोषणा की गई है गोवा सरकार के द्वारा, जिसको लॉन्च किया जाएगा कब? वर्ष 2023 यानी कि नए साल पे इसको लॉन्च किया जाएगा। तो संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार के द्वारा? गोवा राज्य सरकार के द्वारा। क्या नाम होगा? गोवा टैक्सी होगा। चूंकि हम गोवा के बारे में पढ़े तो आइए तो गोवा के देख लेते हैं।
देखिए आपके सामने इंडिया का मैप खुला हुआ है और हमें यहाँ पे देखिए दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें जो है गोवा देखने को मिलेगा, जो कि उत्तर में महाराष्ट्र से और दक्षिण में जो है कर्नाटक से घिरा हुआ है। जब गोवा की राजधानी की बात किया जाए दोस्तों तो इसकी राजधानी पणजी है और यहाँ के गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल है गोवा के वो इस समय देखा जाए PS श्रीधरन है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है और यहाँ पे संसदीय सीटों की बात किया जाए तो राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीटें हैं। वहीं पे यहाँ पे रामसर स्थल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गोवा को अपना पहला रामसर स्थल मिला है जिसका नाम देखिए क्या है, नंदा झील। नंदा झील जो कि गोवा का रामसर स्थल है और कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, नंदा झील सुनते ही उत्तराखंड लगा देंगे, नहीं, ये नंदा झील जो है ये गोवा का रामसर स्थल है और गोवा का ये पहला रामसर स्थल है। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है दोस्तों, तो देखा जाए इसमें एक आपका पहला देखने को मिल रहा है बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य। दूसरा देखिए नेक्स्ट जो है वो मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहा गोवा में है। दूसरा देखा जाए कोटिगांव वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये भी क्या है गोवा में है। और नेक्स्ट जो देखने को मिल रहा है वो है भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है जो कि कहाँ पे है दोस्तों, गोवा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण गांधीनगर, भोपाल, मुंबई या फिर लखनऊ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है मुंबई। मुंबई में जो है 14वां संस्करण वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजित किया जाएगा। अब आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या दिया बताया गया है कि जो विभिन्न व्यापार और निर्यात फोरम के सहयोग से मसाला बोर्ड इंडिया, ठीक है, जो कि किसके अंतर्गत आता है, भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा आता है। इसी के द्वारा जो है मसाला सेक्टर का विश्व का सबसे बड़ा विशिष्ट व्यवसाय मंच का 14वां विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे, महाराष्ट्र के नवी मुंबई के सिडको प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया जाएगा, मसाला बोर्ड इंडिया के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, 14वां विश्व मसाला कांग्रेस कहा, महाराष्ट्र के नवी मुंबई में किया जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए इस कार्यक्रम के दौरान क्या किया जाएगा कि ये जो मसाले हैं उन मसालों के उत्पादन प्रसंस्करण, ठीक है, मसालों के उत्पादन प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, गुणवत्ता एवं सुरक्षा व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस वर्ष जो है यानी कि 2023 में जो वर्ल्ड स्पाइसेस कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है उसकी जो थीम देखिए क्या होगी, वो होगी विजन 2030, स्पाइसेस अस्थायित्व, उत्पादकता, नमोन्वेषण, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा, ये उसकी पूरी थीम होगी। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की बात किया जाए तो यह मसाला बोर्ड जो कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1990 में की गई थी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए जीवन की सुगमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। एकीकृत पोर्टल का नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अमित शाह, स्मृति ईरानी, जितेंद्र सिंह या फिर अनुराग ठाकुर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने, ठीक है, जो कि आप ऑप्शन में जो है वह विकल्प सी है। जितेंद्र सिंह ने पेंशन भोगियों के लिए जीवन की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल का देखिए नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पोर्टल का नाम है भविष्य। ठीक है, भविष्य। इस पोर्टल को जो विकसित किया गया है वो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है, जबकि जो बाकी के जो 16 पेंशन संवितरक बैंक है वो भविष्य के साथ अपना एकीकरण शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें उद्देश्य क्या है इस पोर्टल को विकसित करने का, तो केंद्र सरकार जो है जो पेंशन भोगी हैं, जो पेंशन लेते हैं, उनके जीवन में सुगमता लाने का प्रयास कर रही है केंद्र सरकार, इसलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। और ध्यान रखिएगा इस पोर्टल के साथ रिकॉर्ड समय में एकीकृत होने वाला पहला पेंशन वितरण बैंक कौन सा बन गया, तो वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। ध्यान रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय स्टेट बैंक अपने पेंशन सेवा पोर्टल को रिकॉर्ड समय में भविष्य के साथ एकीकृत करने वाला पहला पेंशन वितरण बैंक बन गया है। ये स्टार कर लीजिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉप एमसीक्यू। अब हम आ जाते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे में, जिससे सबसे पहला फैक्ट हमें देखने को मिल रहा है कि
देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है जिसका नाम है कांग्रेस, कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया। अभी कल यानी कि 21 अक्टूबर को दिवस मनाएगा कौन सा? पुलिस स्मृति दिवस। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट्स ऑफ रहेगी, फैक्ट्स ऑफ द डे की 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? मध्य प्रदेश करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि जो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था उसकी मेजबानी किसने की थी, किस राज्य ने किया था? क्योंकि हमें देखने को मिला कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की मेजबानी मध्य प्रदेश कर रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया किसे? प्रदीप खरोला को किया गया है। ठीक है, अंडर 23 माफ करिएगा, अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गया कौन? साजन भानवाल। ठीक है, साजन भानवाल जो है अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर। इस दौरान हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया और क्वेश्चन के दौरान मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपसे किए जिसकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, बाकी डेली जो है करंट अफेयर्स हम इसी समय आपसे मिलते रहेंगे, इसी दौरान इसी समय मॉर्निंग में, और इसकी पीडीएफ भी जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, जहां से आप जाकर के इसके जो है पीडीएफ को डाउनलोड करिए, रिवीजन करते रहिए, अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाइए। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।